जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से महादेव ऐप का जिन निकल चुका है और इस जिन ने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। हलचल इसलिए क्योंकि तात्कालिक मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री कहे भूपेश बघेल का नाम ईडी ने अपने चार्जशीट में जो पूरक जो चार्जशीट पेश किया गया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो पेश किया गया, उसके एक पन्ने में ईमेल के अटैचमेंट के साथ में भूपेश बघेल का नाम का जिक्र किया गया, जिसमें लिखा गया कि 508 करोड़ रुपए इन्हें दिया गया है। इसके बाद से छत्तीसगढ़ की गलियारे में सियासी भूचाल आ चुका है। खुद भूपेश बघेल से लेकर कांग्रेस से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं और कुल मिला के ये कहा गया कि अगर कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और कोई दोषी है तो उसे छोड़ा भी नहीं जाएगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए यह खास रिपोर्ट। महादेव बेटिंग ऐप मामले ने सूबे की सियासत में एक बार फिर खलबली मचा दी है। दरअसल ईडी द्वारा पेश किए गए पूरक परिवाद के पन्नों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम का जिक्र है। पूरक परिवाद के उस हिस्से पे नजर डाले तो ये लिखा गया है कि भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए। इतना ही नहीं, मामले को लेकर ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि जरूरत पड़ने पर समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब भी किया जा सकता है। दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब महादेव ऐप के संचालकों में शामिल शुभम सोनी के द्वारा वीडियो जारी करने से ठीक 3 दिन पहले बेटिंग की रकम के कुरियर बॉय असीम दास की गिरफ्तारी हुई थी। असीम दास के बयान के आधार पर उस वक्त ईडी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम का अपने प्रेस नोट में जिक्र किया था। देखिए, ये महादेव ऐप से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो हमने फर्स्ट सप्लीमेंट्री जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पेश की है, उसमें हमने जो शुभम सोनी है, शुभम सोनी के संदर्भ में बातें लिखी हैं और शुभम सोनी ने जो एक ईमेल हमको भेजा था और वो ईमेल जो था वो सर्टिफाइड ईमेल था। उस ईमेल में उसने पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जो बातें लिखी थी कि 508 करोड़ पूर्व मुख्यमंत्री और उनके सुपुत्र के बारे में जो बातें लिखी थी, उस चीज़ को हमने रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट के रूप में इस्तेमाल किया। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जैसे जैसे सब जो हमको एविडेंसेस प्राप्त होते जाएंगे तो समन किसी को भी इशू किया जा सकता है, इंक्लूडिंग दी एक्ससीएम ऑल्सो। पहले असीम दास के बयान के आधार पर भूपेश बघेल के नाम का जिक्र प्रेस नोट में करना, फिर शुभम सोनी के ईमेल के आधार पर पूरक परिवाद में पूर्व सीएम के नाम का उल्लेख होने से सूबे में सियासत गर्मा गई है। एक और कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील शुक्ला ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि जो अपराधी होंगे उनका नाम होगा। इन तमाम बयानबाजियों के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस पूरे मामले को उनके और उनके करीबियों के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। ईडी जांच एजेंसी नहीं, अब ईडी भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी एजेंसी बन चुकी है। जिस असीम दास के बयान के आधार पर आनन फानन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के खिलाफ में ईडी ने प्रेस नोट जारी किया था, उसी असीम दास ने कोर्ट में अपने उस बयान का खंडन किया था। अब ईडी एक बार फिर से उस बयान को झुटलाने के लिए जेल के अंदर जाके असीम दास का बयान लेती है। तो कौन सा बयान ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा, जो ईडी ने 3rd डिग्री इस्तेमाल करके शुरू में लिया था, या फिर जो उस व्यक्ति ने कोर्ट के माध्यम से कोर्ट को प्रस्तुत किया था अपने वकील के माध्यम से, या फिर जो फिर ईडी ने जेल में जाके उस बयान को लिया था। तो इस सारे तीनों बयान का विश्लेषण करने पर साफ हो रहा है कि यह ईडी का षड्यंत्र मात्र है। पूरी तरीके से इसका मुकाबला किया जाएगा। भूपेश बघेल जी इस मामले से पूरी तरीके से पाक साफ होकर सामने निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र भी उजागर होगा। देखिए, ये कार्यवाहियाँ उनकी हैं, इसके बारे में मैं आपसे कुछ कहूँ ये मुझे नहीं है विषय है। और किसके चार्जशीट में किसका नाम है, जो गुनहगार होगा उसका नाम होगा, उसको कोई क्या कर सकता है। महादेव बेटिंग ऐप के नाम पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। सियासी गर्माहट के बीच सवाल यह भी है कि इस पूरे प्रकरण का आगामी लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस की रणनीति पर कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मामलों का बड़ा असर विधानसभा 2023 के चुनाव में देखने को मिला था।
ब्यूरो रिपोर्ट, BH-TV, छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि किस तरह से सियासत के गलियारों में बयानबाजियों का दौर तेज हो चुका है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मामला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सीधे सीधे नाम के उल्लेख को लेके है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। पहले उनका तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से अमित साहू है, आप प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं। अमित जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, पार्टी के विभिन्न पदों पर लगातार काम कर रहे हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक शशांक शर्मा भी हमारे साथ है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ के तमाम सियासी हलचल पे इनकी पैनी नजर होती है। शशांक जी, आपका स्वागत है। अमित जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आज एक बार उस चार्जशीट का जिक्र निकल गया बाहर जो 1 जनवरी को ईडी ने पूरक परिवाद के रूप में पेश किया था। उसमें पूर्व मुख्यमंत्री, तात्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम का जिक्र है। अब इसे कहा जा रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। जवाब दे दीजिए। अब तो कहना यही होगा कि ये षड्यंत्र हम पिछले 5 सालों से कहते कहते थक गए कि जो महादेव ऑनलाइन ऐप सट्टा है वो भूपेश बघेल के संरक्षण में चल रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में चल रहा है। आज वो ऐसा एप्लीकेशन था छत्तीसगढ़ का जिसने भूपेश बघेल के संरक्षण में रहकर, कांग्रेस सरकार के संरक्षण में रहकर छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों के करोड़ रुपए लूट कर भागे हैं ये। और आज हम आरोप ही नहीं लगाते थे, हम कहते थे कि कहीं ना कहीं इनका संरक्षण है। आज वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया और वो चीज बात सामने आ गई, क्योंकि इनकी नियत ही ऐसी थी। ये सत्ता में आए जरूर थे, मगर ये 2 नंबर काम करने के लिए आए थे और सत्ता के संरक्षण में रहकर तमाम लोगों को इन्होंने अपना संरक्षण प्रदान किया और जो काली कारनामे करें, क्योंकि काली करतूत वाली काली सरकार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार थी जिसे अब छत्तीसगढ़ की जनता ने उखाड़ फेंका है। धनंजय जी, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र मात्र से ज्यादा ये कुछ भी नहीं है, जबकि बीजेपी 5 सालों तक, 5 साल तो छोड़ दीजिए, जब से महादेव ऐप की लॉन्चिंग हुई तब से लगातार सियासत के गलियारों पे सत्ताधारी दल मतलब आपकी पार्टी पे आरोप लगाते रही है, और आज जब चार्जशीट में तात्कालिक मुख्यमंत्री का नाम आया तो क्यों आप लोग को लगता है कि ये मात्र राजनीतिक साजिश है? देखिए अवधेश जी, चुनाव के दौरान ही इस प्रकार के षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ रखने का काम किया। तो सबसे बड़ा कारण है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का चेहरा, उनके सरकार के जो काम है उसके आगे भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप पर बौना नजर आ रही थी, और यहाँ इनके सारे जो षड्यंत्र थे विफल हो रहे थे। और आपके चैनल के माध्यम से ये भी बता देता हूं, ये भी इनका जो षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी जो रची षड्यंत्र भी विफल ही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी काम षड्यंत्र रचना है। जिस ईडी के बारे में आप जिक्र हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो ईडी का चरित्र पूरे देश में आप देख लीजिए। जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं, जहां भी विपक्ष नेता केंद्र सरकार के खिलाफ बात करते हैं, उनके घर में ईडी पहुंच जाता है। अभी हाल ही में तमिलनाडु के 4 किसानों के यहाँ ईडी ने छापामारी कार्यवाही की है। उस किसान का दोष ये था कि भारतीय जनता पार्टी नेता के साथ जमीन का विवाद था, उस किसान के खाते में मात्र 450 रुपए मिलता है और ईडी वहां पे जाके छापा मारवाई करती है। इससे समझ में आता है ना कि ईडी, आईटी, सीबीआई और ईवीएम और भारतीय जनता पार्टी, ये इनका संगठन का एक गुण बन चुका है और इसके दम पर काम करते हैं। दूसरी बात, बोल रहे थे महादेव सट्टा अवैध है, वही महादेव सट्टा ऐप को केंद्र सरकार ने अनुमति प्रदान किया है। उससे 28% जीएसटी लेते हैं, उससे मिलने वाली इनकम टैक्स लेते हैं, और आज तक वो महादेव सट्टा ऐप का संचालन इस देश के भीतर हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के संरक्षण में हो रहा, मैं कहूंगा, क्योंकि टैक्स उनको मिलता है। दूसरी बात, ये अभी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएंगे ना, ये तो घर घर ईडी भेजेंगे, घर घर सीबीआई भेजेंगे, घर घर आईटी भेजेंगे, क्योंकि इनके पास देश की जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय विपक्षी दल के नेताओं का चरित्रहरण करने के अलावा। एक बार मैं शशांक जी का रुख कर ले। ठीक है, एक बार मैं शशांक जी का रुख कर ले। तो शशांक जी, चार्जशीट में नाम मात्र आ जाने से क्या आरोप सिद्ध हो जाएगा, क्या आरोप तय हो जाएगा? जिस बात का जिक्र अमित जी कर रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, जिस बात को लेकर बीजेपी राजनीति करती थी, आज वो प्रमाणित हो गया। तो मैं एक टेक्निकली मैं जानना चाहता हूं, दर्शकों को एक बार बता दीजिए कि क्या चार्जशीट में नाम मात्र आने से, केवल नाम का उल्लेख होने से आरोप तय हो गए? देखिए अवधेश जी, हर संस्था है, कार्रवाई करने वाली संस्था है, सबका जो काम करने का तरीका है वो अलग अलग है। जैसे हम बात करते हैं, कभी भी जब आरोप लगता है राजनीतिक साजिश के तहत सबको फंसाया जा रहा है, तो हम ईटी, सीबीआई और ईडी, ये तीनों की हम बात करते हैं, आईटी, सीबीआई और सीडी। देखिए, जो ईडी का काम है ना, वो सीबीआई और आईटी से बहुत अलग है। पहले जांच होती है सीबीआई और आईटी की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सीबीआई को प्रतिबंध लगा हुआ था,
तो एक आईटी ने जहां जहां भी छापेमारी की उसमें जो दोषी पाए गए, तो अगर उसमें कहीं कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता है तभी वो मामला ईडी को जाता है। दूसरी बात आपने जो सवाल किया कि भाई कोई भी दुनिया में ऐसा कोई जांच एजेंसी नहीं है जिसके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में नाम आने मात्र से वह अपराधी साबित हो जाता है। इसके लिए न्यायालय है और ईडी का भी अपना न्यायालय है और यहीं पर ही तो यह परिवाद उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो मुझे लगता है कि अगर हम जांच करने वाली एजेंसियों का मनोबल गिराने के लिए उस पर आरोप लगाएंगे, और ऐसा नहीं है कि वो संगठन पिछले 4 साल 5 साल से लगातार उस पर आरोप लग रहे हैं। अभी बंगाल में क्या हुआ, लोगों ने पिटाई कर दी, उसके बावजूद भी ये जो एजेंसी है वो लगातार काम कर रही है। मैं हमेशा राजनीति के लोग करने वाले लोगों से बात करता हूं कि इंद्रजीत सिंह गुप्त कमेटी बनी थी 1995 में, और वो केवल इसलिए बनी थी कि राजनीति से जो भ्रष्टाचार और अपराधीकरण को कैसे दूर किया जाए, और उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मैं मानता हूं कि हर राजनेता का ये दायित्व होना चाहिए कि राजनीति से भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो भी कदम उठाए और जिस भी पार्टी का नेता उसमें शामिल हो, मुझे लगता है कि उसको दंडित करना चाहिए, तभी इस देश की व्यवस्था में सुधार आएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, दरअसल सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि कन्विक्शन रेट की अगर बात कर ली जाए तो जो आंकड़े निकल के आए हाल फिलहाल में कि 5,906 मामले पे 25 मामले पे फैसला आया, जिसमें 24 में दोषी पाया गया। 0.41%, आधे % से भी कम अगर कन्विक्शन रेट होगा तो सवाल उठना लाजमी है। शशांक जी, मैं एक बार अमित जी का रुख कर ले। तो अमित जी, पहला चालान पेश किया गया, ये तो पूरक परिवाद है, सप्लीमेंट्री चालान है, इसमें नाम का उल्लेख किया गया, क्यों? जबकि 2 नवंबर को ईमेल प्राप्त हुआ, शुभम सोनी का ईमेल ईडी को प्राप्त हुआ है 2 नवंबर को। 1 जनवरी को जब पेश किया गया चालान तब भूपेश बघेल का नाम का मेंशन, जबकि 2 तारीख को असीम दास से जब पैसे की जब्ती हुई। इन दोनों चीजों में संबंध आप जरा बताइएगा कि 2 नवंबर को ही असीम दास से पैसे की जब्ती होती है और 2 नवंबर को ही शुभम सोनी का ईमेल ईडी को प्राप्त होता है। शुभम सोनी के बयान के आधार पे उस वक्त भी मुख्यमंत्री का नाम, तत्कालिक मुख्यमंत्री का नाम उस प्रेस नोट में था, और आज जब पूरा चालान पेश किया गया तब उनके नाम का जिक्र किया गया ईमेल को कोट करते हुए। अवधेश जी, एक कहावत है, चोर जब चोरी करता है तो वो अक्सर कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, मगर कानून है, न्यायालय की व्यवस्थाएं हैं, इनसे कोई नहीं बच पाता। भले थोड़े दिन बचकर वो रह जाता है मगर अंतिम वो पकड़ा जाता है। और सिर्फ आरोप लगाने से नहीं हो जाएगा कि ईडी, आईटी और ये जो सीबीआई है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, वो स्वतंत्र जांच एजेंसी है, वो सबूत के आधार पर काम करती है। आज सबूत मिला है इसलिए भूपेश बघेल जी का नाम आया है, और ये कांग्रेस के आरोप लगाने से नहीं, इनके पाप धुल जाएंगे। इन्होंने जो कारनामा छत्तीसगढ़ में किया है इसका भुगतान तो अवधेश जी इनको भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के कमाई गई जो पैसे हैं छत्तीसगढ़िया लोगों के, वो लूट का हिसाब तो इनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ियों की पैसे थे और छत्तीसगढ़ियों के नाम पर इन्होंने जो राजनीति रोटी सेकी है वो भी छत्तीसगढ़ियों ने देखा है, इसलिए आज ये सरकार से बाहर है। और तो अवधेश जी, एक बात और मैं बता दूं, यही भूपेश बघेल जी थे जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के समय, जब उन्होंने फर्जी सीढ़ी भी बनाई। अब हो सकता है न्यायालय की व्यवस्था है और न्यायालय पर हम सबको भरोसा भी है, हो सकता है उसकी भी जो है कार्यवाही जो है जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उसका भी रिजल्ट अभी आ जाए। हो सकता है भूपेश बघेल दोषी पाए, उसमें जेल हो जाए, फिर ये आरोप लगाएंगे, मगर न्यायालय पे इनका भरोसा नहीं होगा, ईडी पे इनका भरोसा नहीं होगा। सीबीआई को तो इन्होंने बैन करके रखा था, खुद के नेताओं की रिपोर्ट के लिए एनआईए की जांच निकाली थी, उस पर भी इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किया, खुद के नेताओं को न्याय नहीं दिला पाया, तो ये छत्तीसगढ़ियों को क्या न्याय दिलाएंगे? धनंजय जी, आप जवाब दे दीजिए कि पहले आप गलती करेंगे और उसके बाद ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों को दोषी बताएंगे। देखिए जी, असल मायने में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को, जो इनकी केंद्र की सरकार है, ना तो जनता से कोई वादे को पूरा कर पाई है, और जिस प्रकार से देश की हालात से नरेंद्र मोदी ने बना के रख दिया है कि ना तो जनता को समय में ट्रेन मिलता, ना वादा पूरा किए, ना सरकारी कंपनी में नौकरी मिला, अवसर नहीं मिला, इसके पास कुछ बचता नहीं है। धनंजय भाई, बचता है, सब बचता है। आपने कहा ना आरोप तो लगाया, बर्दाश्त कीजिए ना, बर्दाश्त कीजिए। तो कहीं न कहीं इनके पास एक चरित्र बसता है कि कैसे भी करके विपक्षी दल के नेताओं के चरित्र का हनन किया जाए। ये सिर्फ चरित्र हनन का मामला है। अगर ईडी, सीबीआई, आईटी और ईमानदारी से काम करती, जिस उद्देश्य के संस्था का गठन कांग्रेस सरकार में किया गया था, जो अधिकार इन संस्थाओं को दिया गया था ना, तो निश्चित तौर पर आप समझते भारतीय जनता पार्टी के आधे नेता आज जेल में होते।
चाहे मध्य प्रदेश की मैं बात कर लूं या 15 साल छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर लूं। अरे दुर्भाग्य की बात है, जिनके घर ईडी छापा मारती है, जिसको भाजपा आरोपी बताती है, उसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी मिलाकर चरण वंदना करती है, उसको माला पहनाती है, ईडी जांच रुक जाता है। तो सवाल तो उठेंगे ना। ईडी अगर अपनी ईमानदारी से काम करती ना, मैं तो कहता हूं सबसे पहले ईडी ईमानदारी काम करती तो नरेंद्र मोदी जी के विदेश मंत्रालय में जो मंत्री उनसे पूछताछ होता, जो ऐप को जो यहाँ पे परमिशन दो देश में दिया उससे पूछताछ होता। आप एक फर्जी आरोप लगाकर 508 करोड़ का आरोप लगाते हैं, 508 करोड़ में कितना शून्य होता है ना, उस अमित दास से पूछेंगे नहीं बता पाएगा। वो अमित दास बेचारा ड्राइवर है, उसे घर के हालात देख ली, लेकिन आरोप लगाना है। और वो गाड़ी किसकी थी जिसे पैसा पकड़ा है? बिजमोहन अग्रवाल। कौन है वो? भाजपा का नेता। भाई क्यों ईडी उससे पूछताछ नहीं करती? वो गाड़ी जब्ती किया गया और अमित दास को डराया जा रहा है। आप एक नहीं 50 ऐसे ईमेल बना लीजिए, कांग्रेस के सभी नेताओं का नाम उसमें दर्ज कर लीजिए। आप कांग्रेस के नेताओं के छवि धूमिल नहीं कर सकते। पूरा प्रदेश और देश जान चुका है नरेंद्र मोदी जी के इस चरित्र को कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके ही डराकर धमकाकर और जनता की आवाज उठाने वाले पक्ष नेताओं को डराएंगे। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और न्यायालय पे हमको भी भरोसा है। और आप चार्जशीट प्रस्तुत करते हैं, उसमें नाम नहीं है, सप्लीमेंट्री चार्ज। अभी देखिएगा अवधेश जी, लोकसभा चुनाव आने दीजिए, पता नहीं कितने और सप्लीमेंट्री चार्जशीटें प्रस्तुत करेगी ईडी, क्योंकि ईडी का अधिकारी बोलते हैं हम तो दबाव में, हम क्या करें, ये तो जांच अधिकारी बोलते हैं। शशांक जी का रुख कर ले। शशांक जी, लोकसभा का चुनाव होना है, तय समय पे अगर चुनाव की घोषणा हुई तो मार्च के दूसरे सप्ताह पे, अगर पहले हो गया तो फरवरी के अंतिम सप्ताह पे, क्या इसका असर होगा? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि 5 नवंबर को जब शुभम सोनी का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद 17 नवंबर को जब मतदान हुए और 3 दिसंबर को जब मतगणना हुई तो उसका काफी असर देखने को मिला छत्तीसगढ़ के सियासत में। अब लोकसभा का चुनाव है, अब भूपेश बघेल का नाम अब चार्जशीट में शामिल हो चुका है, क्या असर होगा इसका? देखिए अवधेश जी, अगर हम अपराध को, क्योंकि भ्रष्टाचार को भी मैं अपराध की श्रेणी में रखता हूं, अपराध को हम जातिगत आधार पर देखेंगे, वोट बैंक के आधार पर देखेंगे, चुनाव की दृष्टि से देखेंगे, तो इस देश से तो कभी अपराध और भ्रष्टाचार खत्म होगा नहीं। देखिए इसका परिणाम जो भी आए, अगर जो दोषी है अगर उसके खिलाफ में कार्रवाई नहीं होगी, मैं आपको 1-2-3 छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। एक, क्या महादेव ऐप कोई नया जिन्न है जो अचानक चुनाव के समय निकल के आया? मुझे याद है कि आज से 3 साल पहले से हम सुन रहे हैं कि दुर्ग और भिलाई क्षेत्र में एक महादेव ऐप चल रहा है जिसमें बड़े बड़े लोगों की संलिप्तता है। और मैं कहता हूं कि आप दुर्ग भिलाई चले जाओ, किसी पान की दुकान में बच्चे से पूछो महादेव ऐप क्या है तो बता देगा। तो कहने का आशय ये है कि ये इस तरह की चीजें हवा में पहले से थी। आज ये जांच एजेंसी अगर उसमें जुटी है, लोगों के नाम आ रहे हैं, अगर उनके खिलाफ में कार्रवाई हो रही है कि एक अपराध को रोकने के लिए अगर सरकार कोई काम कर रही है, तो मुझे लगता है उसको सबको स्वागत करना चाहिए। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, अगर वह गलत है, अपराध है, तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए, नहीं तो कानून पर से व्यवस्था उठ जाएगा। और मैं धनंजय जी की बात से सहमत हूं। अगर मान लीजिए कि आप केवल डराने के लिए कह रहे हैं, तो कल के दिन ईडी, आईटी, सीबीआई से भरोसा लोगों का उड़ जाएगा। और ये संस्थाएं जो है ना, ये लोकतंत्र के स्तंभ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ईडीआई, सीबीआई जो भी है, वो लोग पूरी जिम्मेदारी से इस काम को कर रहे हैं। हमें उस काम को करने देना चाहिए और इसको अंजाम तक पहुंचाने की जवाबदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। धनंजय जी की सरकार थी 5 साल, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, धनंजय सिंह की नहीं थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। अगर मान लीजिए कि ईडी ने कार्रवाई नहीं की, तो राज्य सरकार के पास में ईओडब्ल्यू होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो होता है, लोक आयोग होता है, तो हमने उनके तहत कार्रवाई क्यों नहीं की अगर यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट अधिकारी थे? बिल्कुल। मैं एक बार पहले अमित जी का रुख कर लेता हूं। अमित जी, 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार, यूपीए 1 और 2 की सरकार केंद्र में थी। उस वक्त भी सीबीआई को तोता आप लोग कहते थे, मतलब विपक्षी दल कहती थी। अब जब सीबीआई, अब 19 से लेके मतलब 14 से लेके अब तक एनडीए की सरकार है और इस बार भी केंद्रीय एजेंसी पे सवाल उठ रहे हैं, तो फिर ये केवल सियासत ही है ना कि इसके मायने कुछ और है? देखिए, हमको काम करने देना चाहिए। स्वतंत्र जांच एजेंसियां है, वो रिजल्ट लाकर देंगी, इसका कोई राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल नहीं होता अवधेश जी। और दूसरी बात यह है कि इनको कार्रवाई करने के लिए समय ही नहीं देते या आरोप लगाने भिड़ जाते हैं। और दूसरी बात, मैं धनंजय जी की बात को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। वो आवेश में आकर अपने खुद के पार्षद जी का नाम ले रहे थे, अमित दास कह रहे थे। हाँ, तो वो स्लिप हो गया। तो क्या कहीं ना कहीं मजाक में ऐसा तो सही तो नहीं, संलिप्तता वाली बात होगी, ऐसा भी ना हो। तो क्या है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। और दूसरा, मैं अगर वास्तविकता की अगर बात कहूं तो भाई कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद है जिनका नाम
तो आप सबने सुना होगा धीरज साहू 400 करोड़ रुपया कैश मिला है। किसने कार्रवाई की? यही जांच एजेंसियों ने। सबूत की बात करते हैं, सबूत तो साक्षात नोट के रूप में निकल रहा है। और क्या भरोसा चाहिए लोगों को? और क्या भरोसा चाहिए? कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी को भी भरोसा है सीबीआई, ईडी और आईटी पर। सिर्फ कांग्रेसियों को भरोसा नहीं, क्योंकि काले कारनामे तो सिर्फ यही करते हैं। इसलिए अवधेश जी, जनता को भरोसा है, जनता इंतजार कर रही है इस कार्रवाई का। धनंजय जी, आप जवाब दे दीजिए कि अगर आपको केंद्रीय एजेंसी पे भरोसा नहीं था और जिस तरह से महादेव ऐप पे लगातार कई सालों से सवाल उठ रहे थे, तो आपके पास ईओडब्ल्यू, एसीबी, तमाम राज्य की पुलिस, तमाम संगठन आपके पास थे, तमाम आपके पास मैनेजमेंट था, मतलब इक्विपमेंट था, आप जांच करा सकते थे। देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, महादेव सट्टा ऐप के मसले पर सबसे पहले किसी सरकार ने कार्रवाई की है तो मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल की सरकार ने कार्रवाई की है। 700 लोगों पर गिरफ्तारी हुई, कई जगह एफआईआर दर्ज हुआ, कई सारे मोबाइल जब्त हुए, कई बैंक खाता सीज हुआ। और जब छत्तीसगढ़ की पुलिस उत्तर प्रदेश जाती है सटोरियों को गिरफ्तार करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस उन सटोरियों को बचाती है। क्या रिश्ता कहलाता है उन सटोरियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की? पहली बात। दूसरी बात, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में महादेव पर कार्रवाई किया गया था, उससे चीड़ कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में महादेव चल रहा है पूरे देश में, जीएसटी तो उनको ही मिल रहा है ना 28%। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के संरक्षण में चल रहा था भैया। सुन लीजिए, ये तो देखा छत्तीसगढ़ियों ने, इसीलिए सरकार सुन लीजिए, निपटा दिया आप लोगों को। कंप्लीट करता हूँ। 28% जीएसटी सरकारी तौर पर लिया जा रहा है ना, इनकम टैक्स लिया जा रहा है, सर्विस चार्ज लिया जा रहा है, तो केंद्र सरकार खजाने में जा रहा है ना। तो मुझे लगता है कि भाजपा नेताओं को पीड़ा हुई कि भूपेश बघेल की सरकार उस महादेव के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रही है, इसीलिए नाम को बदनाम किया जाए। दूसरी बात, अमित भाई कह रहे थे कि धीरज साहू जी का कारोबारी है, कारोबारी 40 साल से कारोबारी है, और उन्होंने कह दिया ये इनकम टैक्स का मामला है, पैसा मेरा है। लेकिन आप ये बता दीजिए, गुजरात के जो केतन शाह जिसके पास 13,000 करोड़ रुपए मिलते हैं, जिसके गुजरात के बहुत सारे नेताओं के पास जो पैसा मिलता है, उस पर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? वो पैसा किसका है? केतन शाह का 13,000 करोड़ मिला, 35% में नोटबंदी के दौरान मिला क्या? कहाँ मिला कार्रवाई पैसा? मिला क्या? पैसा नहीं मिला भैया। देखो आपके हाथ, आपका पूरा शरीर काले कारनामे करते करते काला हो गया है, साफ नहीं हो पाएगा, सादा नहीं हो पाएगा। आपको जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा। अपराध किए हो तो अपराधियों को सजा होगी, न्यायालय सजा देगा, न्यायालय सजा देगा, न्यायालय देगा। अपराधी पाक मुख हो जाएंगे अगर अपराधी भाजपा ज्वाइन करता है, नरेंद्र मोदी सरकार को कमीशन देता है, तो वो पाक साफ हो जाएगा। आपकी बात आ गई, मैं ठीक है धनंजय जी, अमित जी ठीक है, मैं एक बार शशांक जी का रुख करता हूं। आपकी बातें आ गई हैं, लगभग आप लोग वही बातें कह रहे हैं। शशांक जी, धनंजय जी बार बार एक बात कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के संरक्षण में महादेव ऐप का संचालन, जीएसटी का पैसा केंद्र को मिलता है, संघीय ढांचे में जीएसटी का राज्यांश भी तो राज्य को मिलता है। ये अवधेश जी, ऐसा है कि सट्टा जो है ना लॉटरी एक्ट के तहत में आता है, और चूंकि ये प्रतिबंधित व्यापार है, इसमें बड़ा कठोर कानून है, तो सरकार इस पे टैक्स वसूलती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई संस्था जो है वो टैक्स दे के अगर अपना कारोबार कर रही है तो वो अवैध कैसे हो सकता है? देखिए, कारोबार अवैध नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो अवैध कामकाज हो रहा है अवधेश जी, उसकी जो फेहरिस्त है, मुझे लगता है कार्यक्रम के आखिर में अगर इसकी शुरुआत करूंगा तो 1 घंटे का एपिसोड बन जाएगा। इसमें जिस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं, आज भी फर्जी अकाउंट खुलवाए गए हैं, फर्जी अकाउंट के जरिए करोड़ों अरबों रुपए जो अफरा तफरी की गई है, ये मामला उस अपराध का है। ये सट्टा ऐप चलाने का नहीं, ऐसे कितने ऐप चल रहे हैं जिसपे कई बड़े बड़े स्टार आके विज्ञापन करते हैं। तो ये सट्टा ऐप चलाना अपराध नहीं है, वो तो टैक्स दे रहे हैं वो लोग, लेकिन उस टैक्स के बाद में जिस तरह की चोरी और जिस तरह के बड़े लोगों के संरक्षण में गड़बड़ियां हो रही है, मुझे लगता है ये सारी जांच उसके लिए हो रही है। ठीक है, एक बार मैं अमित जी का रुख कर लेता। अमित जी, मेरे को 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, क्या इसमें सियासत से इतर कार्रवाई होगी धरातल में? 10 सेकंड केवल दूंगा मैं, मुझे क्लोज करना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अवधेश भाई, मोदी जी की गारंटी है, हर अपराधियों पर लगाम लगेगा, छत्तीसगढ़ में कार्रवाई जरूर होगी। ठीक है धनंजय जी, 10 सेकंड आपको भी दिए, आप भी फाइनल स्टेटमेंट आपका। देखिए, ईडी, सीबीआई, आईटी उस विपक्षी नेताओं को परेशान करेगी, और मोदी की गारंटी है भाजपा ज्वाइन करेंगे तो सारे अपराध माफ हो जाएंगे,
पहाड़ धुल जाएंगे, ये मोदी की गारंटी अपराधियों के लिए। ठीक है चलिए, कुल मिला के इतना है कि छत्तीसगढ़ की सियासत में महादेव ऐप का जो असर है आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, अमित जी आपका शुक्रिया, शशांक जी आपका भी शुक्रिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव होना है और ठीक विधानसभा 2023 के चुनाव से पहले महादेव ऐप ने जिस तरह से सूबे की सियासत में खलबली मचाई थी, लोकसभा चुनाव के पहले भी अब कमोबेश यही स्थिति जो है दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसका असर क्या होगा आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तात्कालिक मुख्यमंत्री का नाम आया, भूपेश बघेल का नाम आया, उसके बाद से जो हलचल मची हुई है, हलचल कहां थमेगी इसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।